हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। उनके कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करेंगे हम थोड़ा सा ब्रीफली। कार्ल मार्क्स को समझने का ट्राई करते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है, जो कमोडिटी वर्ड है ना, वो वही यूज़ करते हैं। कमोडिटी होता क्या है? कमोडिटी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो तब है जब उसका कोई यूज़ हो आपकी लाइफ में, साथ में उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू हो, उसको बोलते हैं कमोडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले पुराने ज़माने में लोग हम इसमें पानी का एग्जांपल लेते हैं। पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो कुएं से पानी भर के लेने जाते थे, कुएं से लेकर आते थे। वो जो पानी है ना, उसके ऊपर कोई भी दूसरा इंसान ये नहीं कह सकता, राइट नहीं ले सकता कि अरे आप ये नहीं, यहाँ से पानी नहीं ले सकते। वो फ्री था सबके लिए, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो कमोडिटी उस टाइम पे नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से मार्केट से बिस्लरी की पानी की बॉटल जिसे आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कमोडिटी। वो आ जाएगा कमोडिटी में। मतलब जो चीज़ आपको फ्री वे में एक्सेसिबल है एवरीवन के लिए, सबके लिए फ्री है, आप उसके लिए कोई मनी पे नहीं कर रहे हैं, उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू अगर है ही नहीं, देन इट इज़ नॉट कमोडिटी। कमोडिटी का एक्सचेंज वैल्यू होगा और वो आपके लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि आप वाटर को यूज़ कर रहे हैं अपनी पर्सनल उसके लिए नीड के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए। तो वो सब क्या है, जब आप पे कर रहे हैं उस पानी के लिए, जैसे दुबई में होता है, वहाँ पे लोग वाटर के लिए पे करते हैं, तो वहाँ पे वो कमोडिटी है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कमोडिटी। ये होता है, ये कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है कि कोई भी चीज़ कमोडिटी तभी है जब उसकी एक्सचेंज वैल्यू है एंड उसका यूज़ है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्लास की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। उनका मेन प्रोडक्शन पे और क्लास, प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआज, यही उनके टॉपिक्स रहे हैं, इकोनॉमी पे बेस्ड। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो पोजीशन है आपकी, प्रोडक्शन जो चीज़ हो रही है उसमें आपकी क्या पोजीशन है वो डिसाइड करती है आपकी क्लास को, ठीक है। इसमें क्या दो टाइप की क्लासेस, इन्होंने तीन टाइप की क्लासेस हैं, बुर्जुआज, प्रोलेटेरिएट, एक होते हैं बीच में पैटी बुर्जुआ। तो पहले आएंगे बुर्जुआज, अमीर लोग जिनके पास पैसा है, जो लोग चीज़ों को चला रहे हैं। फिर बीच में आएंगे पैटी बुर्जुआज, ठीक है, वो कभी अमीर हो जाते हैं, कभी प्रोलेटेरिएट में आ जाते हैं, वो उनका ट्रांजिशन चलता रहता है, वो होते हैं पैटी बुर्जुआ। एंड द थर्ड वन इज, जो बाद में आते हैं, वो होते हैं प्रोलेटेरिएट, ठीक है। वो कौन होते हैं? जो हमेशा ही उनकी पोजीशन कभी भी अप नहीं जाती, वो हमेशा उसी स्थिति में अपना लाइफ जो है वो गुजार देते हैं, तो वो होते हैं प्रोलेटेरिएट, जो बेचारे गरीबी में ही आए हैं और गरीबी में ही चले गए, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, मतलब इसके लिए एक उन्होंने टर्म भी यूज़ किया जो एग्जाम में यूज़ होता है कि हु यूज़ हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है। हैव किसको रिप्रेजेंट करता है एंड हैव्स नॉट किसको, यानी जिनके पास कुछ चीज़ें हैं वो आते हैं हैव में, वो होते हैं बुर्जुआज। एंड प्रोलेटेरिएट आर हैव्स नॉट, वो उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स का हम नेक्स्ट देखते हैं कि उनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो बात करते हैं कि किस तरह से एक कमोडिटी का मोड ऑफ प्रोडक्शन जो पूरा का पूरा होता है वो किस तरह से चीज़ों को डिसाइड करता है सोसाइटी में, ठीक है। तो हम देखते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन को कार्ल मार्क्स ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। एंड द सेकेंड वन इज़ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि रिलेशन क्या है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। तो आगे चल के जो फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, उसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप क्या क्या मीन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या आपके पास साधन है उस चीज़ के, किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट वन इज़, मतलब हमें अगर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो लेबर की नीड है, हमें लैंड चाहिए, हमें मशीनें चाहिए, हमें मनी चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए, आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए साइंटिफिकली, फिर आपको क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आनी चाहिए। तो ये सब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो उस पूरे प्रोडक्शन की बागडोर जिसके हाथ में है, कि वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे होंगी, कौन लोग उसको हैंडल करेंगे, कि चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास लेबर भी है, आपके पास मशीनें भी हैं, आपके पास
टेक्नोलॉजी भी है, बट यू हैव नो मैन पावर, मतलब कोई बॉस जो उन चीज़ों को हैंडल कर सके, जो ये डिवाइड कर सके या डिसाइड करे कि ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। तो अगर आपके पास वो मैनेजमेंट ही नहीं है कंप्लीट, जो उन पूरी चीज़ों को एक सीक्वेंस में, एक प्रोसीजर में चलाए आगे, तो भी वो चीज़ें बेकार हैं। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, एक पूरी फैक्ट्री है मान लीजिए, तो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन होते थे? उसमें लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनकी ज़मीनें, और लैंडलॉर्ड, सर्फ, फिर क्या, टेनेंसी। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप आप कर रहे हैं, आप उसको रेंट पे ले रहे हैं जगह को, आपके पास लोन लेंगे आप किसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, आप किसी और से मनी की हेल्प मांगेंगे, तब जाके वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो पाएंगी। मतलब ऑर्गेनाइज करना एक तरीके से, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या है? उसमें आएगा आपका बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट, यानी बॉस और जो उसके अंडर काम करेंगे प्रोलिटेरिएट्स, वो जिनके पास पैसा है, जो पैसा लगा रहा है, और फिर पैसा लगा के जिससे काम करवा रहा है, वो कौन है? वो है प्रोलिटेरिएट। फिर लैंडलॉर्ड्स एंड सर्व्स, कि जो ज़मींदार हैं उनके अंडर जो पीजेंट्स काम कर रहे हैं वो होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चल के मास्टर एंड स्लेव, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मास्टर है और उसने अपने कुछ स्लेव्स रखे हुए हैं अपना काम करवाने के लिए। तो ये आएगा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोसाइटी को में किस तरह से कार्ल मार्क्स ने उसको बताया है, आगे हम उसको देखते हैं कि इसके ना कुछ एक पूरा सीक्वेंस है। और कई बार पूछा जाता है कि प्रिमिटिव, मतलब आपको सीक्वेंस अप एंड डाउन दिया होता है और आपको उसको सीक्वेंस में लगाना होता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी में किस तरह से स्टार्ट हुआ, पहले क्या चीज़ें थी, उसके बाद क्या आई, फिर क्या आई, और अब क्या चल रही है, और आगे फ्यूचर में क्या होगा। कार्ल मार्क्स ने ये सब चीज़ें बताई हैं। तो फर्स्ट जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि पहले थी प्रिमिटिव सोसाइटी, उसको हम ट्राइबल सोसाइटी भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ज़रूरी नहीं है प्रिमिटिव लिखाओ, हो सकता है ट्राइबल लिखाओ, और फिर उसके नीचे हो सकता है स्टेट सोसाइटी लिखाओ या फ्यूडलिज्म लिखाओ। अप एंड डाउन चीज़ें दी गई हों तो हमें उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो मैं दोनों नाम आपको बताऊंगी, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये नाम है तो कौन सा पहले आएगा। तो प्रिमिटिव सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म और ट्राइबल सोसाइटी दोनों एक ही चीज़ हैं। एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी वो लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी नंबर 1। नंबर 2 स्लेवरी या एंशिएंट सोसाइटी इसको बोलते हैं, ये भी नंबर 2। ये इनके दो नाम हैं कि उस स्लेवरी भी आ सकता है एग्ज़ाम में, एंशिएंट सोसाइटी भी आ सकता है। फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म एंड स्टेट सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद क्या आया? फ्यूडलिज्म आया या फिर स्टेट सोसाइटी हम बोल सकते हैं। 4th नंबर पे आया कैपिटलिज्म, एंड देन उसके बाद कम्युनिज्म या सोशलिज्म आएगा। ये फ्यूचर की बात करते हैं कार्ल मार्क्स कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सोसाइटी फिर से प्रिमिटिव कम्युनिज्म पे जाके रुकेगी, फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटी थी जहाँ पे सब एक ही काम करते थे, सबके पास एक ही जैसी चीज़ें थी, और लोगों मतलब सबको एक जैसे, अगर किसी को खेती आती है तो बाकी लोगों को भी खेती करना आता था, और कोई आप कारपेंटर का काम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा काम सबको आता था, तो होमोजेनिटी थी सोसाइटी में, ऐसा कार्ल मार्क्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो जो बोल रहे हैं स्लेवरी एंड एंशिएंट सोसाइटी, उसमें क्या हुआ? धीरे धीरे सोसाइटी में कुछ लोग अमीर होते चले गए, कुछ लोगों का मोड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पावर को यूज़ किया, अपनी मनी को यूज़ किया और बाकी लोगों को स्लेव बनाया। तो वो था प्रिमिटिव के बाद जो स्लेवरी सोसाइटी आई। इसी सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी आया, यानी उन्होंने, जिनके पास ज़्यादा पैसा था उन्होंने ज़्यादा लैंड ले ली, ज़्यादा फैक्ट्रीज सेटअप की, ये सब चीज़ें उन्होंने की। तो क्या हुआ कि एक जो बुर्जुआज हैं वो अमीर हो गए, प्रोलेटेरिएट गरीब हो गए। तो बुर्जुआज ने क्या किया या लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को बोला कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ये प्रिमिटिव सोसाइटी में नहीं था। कोई भी कहीं भी खेती कर सकता था,
कोई भी कहीं भी अपने जो एनिमल्स हैं उनको कहीं भी लेके जा सकता था। जैसे गांव में होता है ना, लोग बफेलो या काऊ को चराने के लिए लेके जाते हैं, घास के लिए या उन सब चीज़ों के लिए। तो कोई भी कहीं भी कोई भी फील्ड को यूज़ कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होने लगा, स्लेवरी सोसाइटी जब आई, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जब आया। फिर थर्ड नंबर पे आया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के बाद आया कैपिटलिज्म। ये थी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट कि कैपिटलिज्म यानी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसों पर, मनी पर फोकस करना स्टार्ट किया, इकोनॉमी। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान और ये सब चीज़ें हो जाएंगी कि धीरे धीरे सोसाइटी फिर से, यानी सोसाइटी चलती रहेगी लगातार, और धीरे धीरे सोसाइटी में फिर से चेंज आएंगे और हम फिर से प्रिमिटिव सोसाइटी या सोशलिज्म सोसाइटी में आएगा, हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। सोशलिज्म आएगा तो हम फिर से अपनी पुरानी चीज़ों पे, यानी इक्वालिटी होगी सोसाइटी में, सभी लोगों को इक्वल राइट्स होंगे, कोई भी कहीं भी मान लीजिए किसी भी प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये फ्यूचर की बात करते हैं इसमें कार्ल मार्क्स, और वो बोलेंगे कि जो सोसाइटी है वो क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, यानी कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई लो क्लास का है, कोई अपर क्लास का है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये था क्लास का कॉन्सेप्ट और मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि जो हीगल थे उनसे कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। हीगल से, हीगल जो है वो बात करते हैं इसमें न्यू आइडियाज़ की। हीगल जो हैं उन्होंने आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स की बात की। उसमें क्या है, मोड ऑफ डिबेट उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और फिर मिलके क्या बन जाता है, सिंथेसिस। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस ये किसका है कॉन्सेप्ट, ये है हीगल का। और हीगल से कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनके कॉन्सेप्ट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जो हीगल हैं उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट था डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, जिसे कार्ल मार्क्स ने दूसरे तरीके से यूज़ किया और इसको टर्म दिया इन्होंने, जो हीगल है उन्होंने दिया था डायलेक्टिक आइडियलिज्म एंड कार्ल मार्क्स ने दिया डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। डायलेक्टिकल जो आइडियलिज्म की बात करते हैं हीगल एंड डायलेक्टिक मटीरियलिज्म की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ये उनका मेथड है जो उन्होंने यूज़ किया। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म को क्या कार्ल मार्क्स ने कभी अपनी स्टडीज़ में या अपने वर्क में कहीं पे नज़र आता है, तो वो नहीं दिखाई देता है। ये आगे चल के हमें लेनिन और जो एंगल्स हैं उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई कि कार्ल मार्क्स ने इनडायरेक्ट वे में डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का यूज़ किया है, बट रिटन वे में ये चीज़ कहीं नहीं है उनके वर्क में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या उनके वर्क में कहीं पे डायलेक्टिक मटीरियलिज्म है, द आंसर इज़ नो। ठीक है, हमें ये बस इंट्रोड्यूस कराया किसने, लेनिन एंड एंगल्स ने इस चीज़ के बारे में, इस पे मतलब रोशनी डाली। आगे देखते हैं कि जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि प्रोलिटेरिएट क्लास इज़ वेरी एक्सप्लॉयटेड क्लास। उन्होंने बोला जो प्रोलिटेरिएट है ना, बेचारे जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा उनके साथ शोषण होता है, वो बेचारे गरीब हैं, वो गरीब ही होते चले जाते हैं, प्रोलिटेरिएट अमीर ही होते बुर्जुआज अमीर ही होते चले जाते हैं, प्रोलिटेरिएट गरीब होता चला जाता है। ये एक्सप्लॉयटेड क्लास है जिसका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे क्या होगा कि लोग अवेयर होंगे अपनी चीज़ों को लेके। इसी से रिलेटेड इन्होंने, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास इन इटसेल्फ या क्लास फॉर इटसेल्फ और कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये कार्ल मार्क्स के हैं। तो ये एक सीक्वेंस पूछा जाता है, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले आता है क्लास इन इटसेल्फ, यानी अपने में ही, क्लास इन इटसेल्फ। फिर क्लास कंसाइंसेंस, मतलब कि धीरे धीरे लोग अवेयर होना स्टार्ट करते हैं, अवेयरनेस आनी होती है। क्लास फॉर इटसेल्फ, फिर वो धीरे धीरे अपने लिए, खुद के लिए, खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आया क्लास कन्फ्लिक्ट, कि फिर कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हुआ कि चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे साथ। देन क्लास रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन आएगा सोसाइटी में। तो ये है क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट। क्लास इन इटसेल्फ क्या है कि जब आप अवेयर नहीं हो, नॉट अवेयर, फॉल्स कॉन्शियसनेस, मतलब कि जैसे जो लोग ऑफिस में, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि उन लोगों को बोनस
कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे से पूरा किया, बहुत सारी डील्स लेकर आए आउट ऑफ कंट्री से उस कंपनी के लिए, तो क्या होता है कि कंपनी उनको बोनस देती है और कुछ गिफ्ट्स देती है, आईफोन्स वगैरह, बाहर बहुत है ये चीज़ें। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये फॉल्स कंसाइंसेस है। मतलब कि आप लोगों को ये नहीं पता कि आपसे उन्होंने कितना कुछ ले लिया है, जिसके बदले में वो थोड़ा सा कुछ आपको लालच दे देते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत कुछ मिल गया, बट एक्चुअल में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर चुके हैं, देन आपको वो उसमें से थोड़ा सा कुछ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, क्लास इन इटसेल्फ, यानी जब आप अवेयर नहीं हो। फिर उसके बाद क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है, जब आप अवेयर हो जाते हो। ये है डिफरेंस। क्लास इन इटसेल्फ नॉट अवेयर एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, दैट मीन्स अपने में अवेयरनेस आ चुकी है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जिस काम के लिए हमें और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था उस काम के लिए हमें कम पे किया जा रहा है। तो ये होता है क्लास फॉर इटसेल्फ, जब वो अवेयर हो जाते कि नहीं, हमें जितना हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, उतना हमें सैलरी नहीं मिल रहा है। इमैनुएल डर्कहाइम को हम देखते हैं आगे चल के कि एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको बोला जाता है। ये जो इमैनुएल डर्कहाइम है, इनकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको इसी तरह से जैसे कार्ल मार्क्स का हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, उसी तरह से हम इमैनुएल डर्कहाइम के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। और बुक्स की लिस्ट मैं आपको जो कार्ल मार्क्स हैं उनका पूरा बुक्स की लिस्ट जो है वो एक पिक क्लिक करके और वो मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने चैनल पे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स मैंने आपको दी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।